नमस्कार। आज हम समय में थोड़ा पीछे चलेंगे। एक बहुत ही खास प्राचीन भारतीय ग्रंथ है चरक संहिता। जी। ये सिर्फ कोई पुरानी किताब नहीं है, बल्कि हजारों साल पहले लिखा गया, आप कह सकते हैं, स्वास्थ्य और जीवन जीने का एक अद्भुत गाइड है। और आज हम इसके एक, मुझे लगता है, बहुत ही दिलचस्प अध्याय अष्टानिंदितीय पर बात करेंगे, उसकी गहराइयों में उतरेंगे। बिल्कुल। तो ये अष्टानिंदितीय मतलब ये क्या है? ये अध्याय 8 तरह के शरीरों के बारे में बताता है जिन्हें उस जमाने में निंदित माना जाता था। हाँ। अब निंदित सुनकर शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन यहाँ इसका मतलब किसी का अपमान करना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये उन शारीरिक अवस्थाओं की ओर इशारा है जिन्हें, कह सकते हैं, स्वास्थ्य और लंबी उम्र के लिहाज से आदर्श नहीं माना जाता था। सही। और इन 8 में से भी 2 पर खास जोर है। मतलब बहुत ज्यादा मोटे लोग, जिन्हें अति स्थूल कहा गया है, जी। और बहुत ज्यादा पतले लोग, यानी अति कृश। हाँ, 2 एक्सट्रीम्स। बिल्कुल। तो आज का हमारा मिशन साफ है। हम शरीर और स्वास्थ्य के इस प्राचीन संतुलन वाले सिद्धांत को समझेंगे। क्या ये हजारों साल पुरानी बातें आज भी हमारी इस भागदौड़ भरी जिंदगी में कोई मायने रखती हैं? ये सवाल तो है। क्या इनमें आज भी हमारे लिए कोई सबक है? तो चलिए इस ज्ञान के पिटारे को खोलते हैं और देखते हैं क्या है इसमें। तैयार हैं? बिल्कुल तैयार। और शुरुआत यहीं से करते हैं कि यह अष्टानिंदितीय शब्द खुद क्या कहता है। अष्ट यानी 8। 8, हाँ। और निंदितीय मतलब जिनकी निंदा की जाए या जिन्हें, जैसे आपने कहा, आदर्श न माना जाए। अच्छा। तो ये अध्याय 8 ऐसी शारीरिक बनावटों पर बात करता है जो स्वास्थ्य की नजर से अच्छी नहीं मानी जाती थी। लेकिन इसका जो गहरा संदेश है ना, वो सिर्फ कमियां गिनाना नहीं है, वो है संतुलन के महत्व को बताना। चरक संहिता इन अवस्थाओं को सिर्फ बाहरी रूप रंग का मामला नहीं मानती। नहीं, बल्कि शरीर के अंदर जो एक गहरा असंतुलन चल रहा है, ये उसका एक महत्वपूर्ण बाहरी संकेत है। जैसे शरीर की अपनी भाषा हो। शरीर की भाषा। वाओ। और ये निंदित शब्द का इस्तेमाल, ये वाकई सोचने लायक है। क्या इसका मतलब था कि समाज उन्हें एक्सेप्ट नहीं करता था, या ये पूरी तरह हेल्थ पर बेस्ड था? हाँ, ये कंफ्यूजन हो सकता है। देखिए, जो स्रोत हैं वो इशारा करते हैं कि ये मुख्य रूप से स्वास्थ्य, बीमारी से लड़ने की शक्ति मतलब इम्यूनिटी, हाँ, और जीवन प्रत्याशा यानी उम्र की लंबाई की नजरिए से था। आयुर्वेद का मानना था कि ये जो एक्सट्रीम अवस्थाएं हैं, ये व्यक्ति को बीमारियों के लिए ज्यादा वल्नरेबल बनाती हैं। अच्छा। और जीवन की क्वालिटी और ड्यूरेशन दोनों को कम कर सकती हैं। इसलिए इन 8 में से भी 2 चरम सीमाएं, अति स्थूल यानी बहुत मोटा, जी, और अति कृश यानी बहुत पतला, इन पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया, क्योंकि ये शायद स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ी चुनौतियां थीं, मतलब संतुलन से सबसे दूर। समझ गया। तो ये सामाजिक पसंद नापसंद से ज्यादा स्वास्थ्य पर फोकस था। चलिए अब पहली चरम सीमा यानी मोटापा, जिसे अति स्थूल कहा गया है, उस पर आते हैं। मेरे लिए ये जानना, सच कहूं तो, काफी चौंकाने वाला था कि आयुर्वेद इसे सिर्फ एक कंडीशन नहीं, बल्कि बाकायदा एक रोग मतलब एक बीमारी मानता है। हाँ, ये महत्वपूर्ण है। सोचिए, हजारों साल पहले इसे एक रोग का दर्जा दिया गया था। आज भी कई लोग इसे सिर्फ विल पावर की कमी समझ लेते हैं। बिल्कुल। तो इसके लक्षण क्या बताए गए हैं? अध्याय बताता है कि ऐसे व्यक्ति के शरीर में मेद धातु यानी फैट टिश्यू, वसा ऊतक, हाँ, और मांस धातु मतलब मसल टिश्यू, दोनों की बहुत ज्यादा मतलब एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। इससे होता क्या है? कहते हैं आयु कम होती है, भूख बहुत ज्यादा लगती है, पर शरीर में ताकत या एनर्जी की भयानक कमी महसूस होती है। कितना अजीब है ना? हाँ, विरोधाभासी है। और कुछ लक्षण तो सच में कान खड़े कर देते हैं, जैसे शरीर से खास तरह की दुर्गंध आना, अच्छा, जरूरत से ज्यादा पसीना आना, और यहाँ तक कि यौन शक्ति का कमजोर होना। मतलब कमाल है कि इन बारीकियों पर भी ध्यान दिया गया। और अगर हम इसे आज के विज्ञान की कसौटी पर देखें तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है। आज मेडिकल साइंस तो चिल्ला कर कह रहा है कि मोटापा यानी ओबेसिटी कोई कॉस्मेटिक इशू नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये टाइप 2 डायबिटीज, हृदय रोग, हाई ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक, कई तरह के कैंसर जैसी गंभीर जानलेवा बीमारियों का सीधा कारण है। ये तो एक ग्लोबल प्रॉब्लम बन चुकी है। लेकिन यहीं पर आयुर्वेद और आधुनिक विज्ञान के नजरिए का एक दिलचस्प फर्क भी है। वो क्या? आधुनिक विज्ञान अक्सर कैलोरी इनटेक, कैलोरी बर्न, मेटाबॉलिज्म रेट, जेनेटिक्स, हार्मोन्स, इनके आसपास घूमता है। हाँ, यही सुनते हम।
ये सब महत्वपूर्ण है, मैं ये नहीं कह रही कि नहीं है। लेकिन चरक संहिता इसके मूल में शरीर के 3 दोष, वात, पित्त, कफ, इनके असंतुलन को देखती है। खास तौर पर कफ दोष का बहुत ज्यादा बढ़ जाना मोटापे का मुख्य कारण माना गया है। कफ दोष, अच्छा। और वो लक्षण जो आपने बताए, जैसे शरीर से दुर्गंध या भूख ज्यादा पर एनर्जी कम होना, इन्हें आयुर्वेद सतही तौर पर नहीं देखता। इन्हें शरीर के अंदरूनी मेटाबॉलिज्म और पाचन अग्नि, जिसे अग्नि कहते हैं, उसकी गड़बड़ी, अग्नि, और शरीर में आम यानी टॉक्सिन्स के जमा होने का महत्वपूर्ण इंडिकेटर माना गया था। तो ये सिर्फ वजन का बढ़ना नहीं है, ये पूरे सिस्टम का एक तरह का इम्बैलेंस है। पूरे सिस्टम का? हाँ, ये एक ज्यादा होलिस्टिक डायग्नोस्टिक अप्रोच है जो सिर्फ वजन के नंबर से कहीं आगे देखती है। बिल्कुल, ये सिर्फ कैलोरी का खेल नहीं है जैसा हम आजकल सोचते हैं। ये शरीर के संकेतों को पढ़ने का एक गहरा विज्ञान लगता है। अब आते हैं स्पेक्ट्रम के दूसरे छोर पर, यानी बहुत ज्यादा दुबलापन, जिसे अतिकृश कहा गया है। जी, चरक संहिता यहाँ भी बैलेंस की बात करती है। साफ कहती है कि जैसे ज्यादा वजन ठीक नहीं, वैसे ही जरूरत से कम वजन भी सेहत के लिए बड़ा खतरा है। बिल्कुल। इसमें क्या खतरे बताए गए हैं? कहते हैं कि ऐसे लोग बीमारियों की चपेट में जल्दी आते हैं, और अगर बीमार पड़ जाएं तो ठीक होने में बहुत टाइम लगता है, रिकवरी स्लो होती है, उनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है। हाँ, रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है, उन्हें खास तरह की बीमारियां होने का खतरा ज्यादा होता है, जैसे प्लीहा यानी स्प्लीन से जुड़ी समस्याएं, पेट में गांठ या ट्यूमर जिसे गुल्म कहा गया है, और यहाँ तक कि क्षय रोग मतलब टीबी जैसी गंभीर बीमारी का भी जिक्र है। टीबी का भी? अच्छा जी। इसके अलावा उनकी स्किन रूखी, सूखी, रफ और बेजान हो जाती है, जैसे शरीर में पोषण की कमी साफ दिखती हो। आयुर्वेद इसके पीछे का कारण शरीर की धातुओं की कमजोरी को मानता है। धातु आयुर्वेद का एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। धातु, ये क्या है? ये शरीर के 7 बेसिक टिश्यूज हैं जिनसे हमारा पूरा शरीर बनता है। रस, प्लाज्मा, लिम्फ, रक्त, खून, मांस, मसल्स, मेद, फैट, अस्थि, हड्डियां, मज्जा, बोन मैरो, नर्वस टिश्यू, और शुक्र, रिप्रोडक्टिव टिश्यू। ओह, 7 धातु का है। हाँ, तो जब इन धातुओं का पोषण ठीक से नहीं होता या शरीर उन्हें सही से बना नहीं पाता, तो शरीर कमजोर और बहुत दुबला हो जाता है। समझ गया। अगर हम आज के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो बहुत ज्यादा दुबलेपन के पीछे सीरियस मैलन्यूट्रिशन हो सकता है। ईटिंग डिसऑर्डर्स जैसे एनोरेक्सिया नर्वोसा, हाइपरथायरॉयडिज्म या कुछ क्रॉनिक बीमारियां। हाँ, जैसे कैंसर या पाचन के रोग। बिल्कुल। आधुनिक विज्ञान इन स्पेसिफिक कारणों को पहचानता है। आयुर्वेद का नजरिया थोड़ा अलग है। वो इस बात पर जोर देता है कि कारण कोई भी हो, शरीर का जो पोषण तंत्र है, मतलब अग्नि और धातुओं का बनना, वो इतना कमजोर हो गया है कि वो भोजन से मिलने वाले पोषण को टिश्यूज तक पहुंचा ही नहीं पा रहा है या उनका निर्माण नहीं कर पा रहा। मतलब सप्लाई चेन में गड़बड़ है। हाँ, एक तरह से। और यहीं पर एक बड़ा दिलचस्प सामाजिक कॉन्ट्रडिक्शन सामने आता है। वो क्या? आज के दौर में खासकर मीडिया और फैशन इंडस्ट्री के असर से पतलेपन को अक्सर सुंदरता, फिटनेस, सक्सेस से जोड़ा जाता है। हाँ, ये तो है, स्लिम इज इन। लेकिन चरक संहिता हमें हजारों साल पहले ही वार्न कर रही थी कि बहुत ज्यादा पतलापन स्वास्थ्य के लिए उतना ही खतरनाक हो सकता है जितना मोटापा। ये हमें सोचने पे मजबूर करता है, क्या हमने बाहरी दिखावे के चक्कर में शरीर की अंदरूनी सेहत और ताकत को नजरअंदाज कर दिया है? ये वाकई सोचने वाली बात है। तो अगर बहुत मोटा होना भी ठीक नहीं और बहुत पतला होना भी ठीक नहीं, तो फिर आइडियल क्या है? चरक संहिता के हिसाब से स्वस्थ शरीर कैसा हो? और सबसे बड़ा सवाल, अगर कोई इन एक्सट्रीम्स पर है तो क्या संतुलन वापस पाने का कोई रास्ता है? क्या उपाय बताए गए हैं? बिल्कुल। चरक संहिता सिर्फ प्रॉब्लम बताकर नहीं रुकती, वो सोल्यूशन भी देती है। और सोल्यूशन भी कैसा? व्यक्ति की प्रकृति और उसके असंतुलन के हिसाब से। पर्सनलाइज्ड। हाँ, पर्सनलाइज्ड। आइडियल स्थिति है समस्थिति, यानी संतुलन। न बहुत ज्यादा मांस और मेद, न ही उनकी बहुत कमी। एक ऐसा शरीर जो मजबूत हो, जिसकी इंद्रियां सही काम करें, जो बीमारियों से लड़ सके और जिसका मन प्रसन्न रहे। वाह, सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है। अब आते हैं उपायों पर। जो लोग अति स्थूल यानी मोटे हैं, उनके लिए लंघन चिकित्सा बताई गई है। लंघन
मतलब उपवास। यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि लंघन का मतलब सिर्फ भूखे रहना या हार्श फास्टिंग नहीं है, जैसा आजकल कई बार समझ लिया जाता है। अच्छा। आयुर्वेद में लंघन एक पूरी चिकित्सा पद्धति है। इसमें हल्का और आसानी से पचने वाला भोजन, जैसे मूंग दाल का सूप, जौ का पानी, पाचन शक्ति बढ़ाने वाली जड़ी बूटियां, खास तरह के व्यायाम जो शरीर को थकाए नहीं बल्कि हल्का करें और शरीर से एक्स्ट्रा कफ और फैट को निकालने के लिए कुछ शुद्धिकरण प्रक्रियाएं भी हो सकती हैं, जैसे वमन या विरेचन। लेकिन ये सब एक्सपर्ट की देखरेख में ही होना चाहिए। इसका लक्ष्य है बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना, मेटाबॉलिज्म को सुधारना और वजन को हेल्दी तरीके से कम करना। ये क्रैश डाइटिंग नहीं है, ये सिस्टम को रीसेट करना है। समझ गया आप, ये तो काफी अलग है। हाँ, और दूसरी तरफ जो लोग अतिकृश यानी बहुत पतले हैं, उनके लिए बृहन चिकित्सा बताई गई है। बृहन का मतलब है पोषण देना, शरीर को बनाना, वजन बढ़ाना, लेकिन हेल्दी तरीके से। इसमें जोर पौष्टिक, अच्छी क्वालिटी वाले और शरीर को मजबूती देने वाले आहार पर होता है, जैसे दूध, घी, मक्खन, मांस का सूप, जो नॉनवेज खाते हैं उनके लिए, पौष्टिक अनाज जैसे गेहूं, चावल, उड़द की दाल। साथ ही उन्हें बहुत ज्यादा मेहनत वाले व्यायाम से बचने, मन को शांत रखने और सबसे महत्वपूर्ण पर्याप्त आराम और नींद लेने की सलाह दी जाती है। नींद? हाँ। ताकि शरीर खाए हुए भोजन को ठीक से पचा सके, धातुओं का निर्माण कर सके और खोई हुई ताकत वापस पा सके। तो आप देख सकते हैं दोनों के लिए इलाज बिल्कुल उल्टा है, क्योंकि प्रॉब्लम की जड़ अलग है। एग्जैक्टली। और आपने नींद का जिक्र किया, ये वाकई में बहुत दिलचस्प है। आजकल की लाइफस्टाइल में जहां देर रात तक काम या सोशल मीडिया ना आम बात है, नींद को हम सबसे पहले कुर्बान कर देते हैं। लेकिन चरक संहिता नींद को कितना ऊंचा दर्जा देती है। इससे सीधे सीधे सुख यानी खुशी, आराम और ओवरऑल वेलबींग का आधार माना गया है। बिल्कुल, सुख। सोचिए, अच्छी नींद इज इक्वल टू सुख। कितना सरल और गहरा सच है। अध्याय कहता है कि सही समय पर, मतलब रात में, और सही मात्रा में यानी पर्याप्त नींद लेने से व्यक्ति का शरीर पुष्ट होता है, बल और वर्ण मतलब कॉम्प्लेक्शन में वृद्धि होती है, ज्ञानेंद्रियां सही काम करती हैं और मन प्रसन्न रहता है। सब जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। और इसके ठीक उलट, रात में जागने से या कम सोने से शरीर में रूक्षता मतलब सूखापन बढ़ता है, वात दोष बढ़ जाता है। हाँ, वात बढ़ता है, पाचन शक्ति कमजोर होती है, शरीर थका हुआ और कमजोर महसूस करता है और धीरे धीरे बीमारियों का घर बन जाता है। ये तो आज हम सब महसूस भी करते हैं ना। बिल्कुल। आयुर्वेद नींद को जीवन के 3 उपस्तंभों मतलब 3 पिलर्स में से एक मानता है। आहार, भोजन, निद्रा, नींद और ब्रह्मचर्य, संतुलित जीवन शैली या एनर्जी कंजर्वेशन। 3 पिलर्स, नींद भी उनमें से एक है। हाँ, नींद उतनी ही जरूरी है जितना भोजन। ऐसा क्यों? क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार नींद वो समय है जब हमारा शरीर दिन भर की टूट-फूट की मरम्मत करता है। रिपेयर टाइम। हाँ, रिपेयर टाइम। सेल्स रिन्यू होते हैं, पाचन तंत्र को आराम मिलता है, जिससे भोजन सही से पचकर धातुओं में बदल सके, हार्मोन्स का संतुलन बनता है और हमारा मन और मस्तिष्क दिन भर की इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं, यादें सहेजते हैं और अगले दिन के लिए तरोताजा होते हैं। मतलब बॉडी और माइंड दोनों का रिचार्ज। बिल्कुल। और आज का मॉडर्न साइंस भी तो यही कह रहा है। न जाने कितनी स्टडीज ये साबित कर चुकी हैं कि अच्छी नींद हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करती है, मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करती है, नींद की कमी मोटापे से जुड़ी है। अच्छा। मानसिक स्वास्थ्य जैसे एंजाइटी, डिप्रेशन को बेहतर बनाती है, सीखने और याद रखने की क्षमता को बढ़ाती है और हृदय रोग और डायबिटीज जैसी बीमारियों के खतरे को कम करती है। ये सब नींद से जुड़ा है। हाँ, तो चरक संहिता का हजारों साल पहले नींद को इतना सेंट्रल इम्पोर्टेंस देना ये दिखाता है कि वो स्वास्थ्य को कितने होलिस्टिक और गहरे लेवल पर समझते थे। ये सिर्फ बीमारी का इलाज नहीं है, ये हेल्थ को बनाए रखने और लाइफ की क्वालिटी को बढ़ाने का विज्ञान है। अद्भुत। तो आज की इस गहरी बातचीत से हमने क्या सीखा? मुझे लगता है सबसे बड़ी सीख ये है कि चरक संहिता का ये सदियों पुराना ज्ञान आज भी हमें संतुलन का, बैलेंस का एक बहुत कीमती पाठ पढ़ाता है। संतुलन। ये सिर्फ वजन के नंबरों का खेल नहीं है, बल्कि शरीर के अंदर का जो सामंजस्य है, हार्मनी है, उसकी बात है। हमने देखा कि कैसे अति स्थूलता मतलब मोटापा और अति कृशता मतलब बहुत ज्यादा दुबलापन दोनों ही सेहत के लिए ठीक नहीं है जी। और इनके पीछे ठोस शारीरिक कारण बताए गए हैं, सिर्फ बाहरी दिखावा नहीं।
बिल्कुल। और शायद सबसे जरूरी बात जो सामने आई वो ये कि सच्चा स्वास्थ्य सिर्फ गोलियों या क्विक फिक्सेस में नहीं है, नहीं। बल्कि एक संतुलित जीवन शैली का नतीजा है, जिसमें सही पौष्टिक आहार, अपनी क्षमता के अनुसार रेगुलर व्यायाम, स्ट्रेस मैनेजमेंट और हाँ, सबसे जरूरी पर्याप्त और अच्छी नींद शामिल है। पूरी लाइफस्टाइल। हाँ, ये सब मिलकर ही एक स्वस्थ और सुखी जीवन की नींव रखते हैं। जैसा स्रोत कहते हैं, शरीर एक मंदिर है और इसकी देखभाल हमारी जिम्मेदारी है, सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, बल्कि इसके अंदर जो चेतना है उसके लिए। ये सब जानने और समझने के बाद एक सवाल मन में जरूर आता है। क्या? आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में, जहां हर तरफ से परफेक्ट बॉडी के मैसेज हम पर बरसते हैं, जहां पतला होने का प्रेशर है या कभी-कभी मोटापे को नजरअंदाज करने की टेंडेंसी है, हाँ, दोनों तरफ एक्सट्रीम है। ऐसे माहौल में हम चरक संहिता के इस समस्थिति यानी संतुलन और होलिस्टिक हेल्थ के गहरे संदेश को कैसे अपना सकते हैं? कैसे हम बाहरी दिखावे के शोर से ऊपर उठकर अपने शरीर की असली जरूरतों को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और उनका सम्मान कर सकते हैं? ये सिर्फ एक एकेडमिक सवाल नहीं है, ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा एक जरूरी चिंतन है। इस पर जरूर सोचना चाहिए। बिल्कुल, ये सोचने वाली बात छोड़िए आपने। आज की ये सारी जानकारी और विश्लेषण चरक संहिता के अष्टानिद्वितीय अध्याय और उससे जुड़े स्रोतों पर आधारित थे। उम्मीद है शरीर और स्वास्थ्य के संतुलन पर यह प्राचीन लेकिन अद्भुत रूप से प्रासंगिक नजरिया आपको रोचक और उपयोगी लगा होगा।